बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। अमेरिका से हर रोज़ कोई ना कोई खबर आती है। वो खबर नहीं होती बल्कि पाकिस्तान के हमारे जाली हुक्मरानों के सर पर वो ऐसे पहाड़ की तरह वो टूटती है वो खबर, और ऐसे ही होता है जैसे कोई मिसाइल और ड्रोन हमला कर दे। तो अमेरिका से हर रोज़ कोई ना कोई ड्रोन हमला हो रहा है, सियासी ड्रोन हमला, जो कि हमारे हुक्मरानों के लिए बहुत ही तकलीफ दे है और हमारे हुक्मरानों की कमर तोड़ रहा है। जाली निज़ाम, जाली हुकूमत, इसमें कोई शक नहीं है। और मज़ीद अब उन पे उस्ताद ये कि इक़्तिदार के आलमी ऐवानों में उनकी हिमायत के लिए आवाज़ उठाने वाला कोई भी नहीं था। उनको महंगे तरीन लॉबियस्ट एंगेज करने पड़ रहे हैं। पैसों के ज़रिए अपना बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है। पैसे खर्च किए जा रहे हैं, डॉलर खर्च किए जा रहे हैं और मिन्नत समाजत की जा रही है। तो ये सब कुछ किया जा रहा है। तो लेटेस्ट कुछ खबरें आपके साथ शेयर करते हैं। पहले तो जरा प्रेसिडेंट ट्रंप वो चुन चुन कर ऐसे लोगों को अपॉइंट कर रहे हैं, अपनी काबीना में, अपनी टीम में शामिल कर रहे हैं जो इमरान खान साहब के फैन हैं। इमरान खान के न सिर्फ फैन हैं बल्कि उनके हमदर्द हैं और उनकी सियासत के गुण गाते हैं और उनकी शख्सियत के गुण गाते हैं और उनकी तारीफ करते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे जो टीम के लोग हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। पहला जो है रिचर्ड ग्रेनेल जो थे उनको बनाया गया था, वो आपके इल्म में है, रिपीट करने की जरूरत नहीं है, और वो खुलकर अपनी बात कर चुके हैं। और उसके बाद फिर अगला, क्योंकि उनको को करने की कोशिश की गई, डिस्ग्रेस करने की कोशिश की गई, लेकिन वो डिस्ग्रेस नहीं हुए बल्कि वो बहुत कुछ कह गए और काफी कुछ मैसेज कन्वे कर गए। यहां तक कि उन्होंने कहा कि हम आएंगे तो जो यूएस एड, अमरीकी इमदाद मिलती है मुख्तलिफ इदारों को, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मिली, और उसका भी हम ऑडिट करेंगे और हम उसको रोकेंगे, क्योंकि ये अमरीकी अवाम के टैक्स पेयर्स की, अमरीकी अवाम के जो टैक्स है वो है, रकम है, और वो रकम हम ऐसी जगह पे क्यों खर्च करें जहाँ पे जमहूरियत नहीं है, रूल ऑफ लॉ नहीं है, बुनियादी इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है और कॉन्स्टिट्यूशन की कदर नहीं की जाती, जहां अदलिया आज़ाद नहीं है, जहां मीडिया आज़ाद नहीं है, ये सब कुछ। अब दो अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो और हो गई हैं। उसका ज़रा आपको वो इम्पोर्टेंट क्यों है ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि एक मॉर्गन को अपॉइंट किया उन्होंने मशरक़ वस्ता के लिए। अब रिचर्ड ग्रेनेल को जो अपॉइंट किया जी, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के लिए, और वो खसूसी एलची होंगे और वो तमाम जितने भी हॉटेस्ट इश्यूज हैं उनको वो डील करेंगे, हैंडल करेंगे और प्रेसिडेंट ट्रंप की नुमाइंदगी करेंगे। और दूसरी जानिब मिडल ईस्ट, अब मिडल ईस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लिए भी, क्योंकि पाकिस्तान मिडल ईस्ट के हुक्मरानों को ही इस वक्त यूटिलाइज किया जा रहा है, प्रेशराइज किया जा रहा है कि जनाब आप हमारे लिए आवाज़ बुलंद करें और अमेरिका में हमारे लिए कोई थोड़ी सी सदा बुलंद करें और हमें कोई रिलीफ लेकर दें। ये सऊदी अरब से भी कहा जा रहा है, ये यूएई से भी कहा जा रहा है, ये कतर से भी कहा जा रहा है, क्योंकि यूएई, कतर और सऊदी अरब और ये तीनों मुल्क और बाकी भी मिडिल ईस्ट के बाकी ममालिक हैं, वो सब के सब अमेरिका के ज़ेर असर भी हैं और अमेरिका के बहुत करीब भी हैं। तो लिहाजा उनको कहा जा रहा है। तो उन वहाँ के लिए जो खसूसी एलची नामजद हुई हैं मॉर्गन मशरिक़ वस्ता के लिए, वो भी इमरान खान साहब की हामी भी हैं और वो प्रो इमरान खान हैं और इमरान खान की फ़ैन है, क्योंकि उनका जैसे ही उनको अपॉइंटमेंट हुई है, उनकी नामजदगी हुई है, वैसे ही उनका एक बयान भी आ गया जिसमें वो इमरान खान की बहुत तारीफ करते हुए नजर आ रही हैं। और इस तरीके से एक और अपॉइंटमेंट की है जी जनाब प्रेसिडेंट ट्रंप ने, और वो की है अमरीकी सहाफ़ी हैं टैमी ब्रूस को महकमा खारजा का तर्जुमान मुकर्रर किया स्टेट डिपार्टमेंट का। और वो भी जो टैमी ब्रूस हैं, वो भी, उनका भी जो माजी में 2024 के इंतखाबात के हवाले से उन्होंने कैटेगोरिकली जो कहा, उन्होंने कहा कि इमरान खान जीते हैं, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती है, जेल में रहने के बावजूद वो जीते हैं और ऐसे नताइज हासिल किए जो कि पूरी दुनिया के लिए हैरानकुन थे। और फरवरी 2024 के इंतखाबात के बारे में जो बयान जो उन्होंने जो उनके हैं जी ख्यालात, वो
बहुत ही लाउड एंड क्लियर मैसेज है, और वो इसको फौजी हुक्मरानों की शिकस्त का नाम दिया उन्होंने फरवरी 2024 के इलेक्शन को, और उन्होंने वाज़ेह किया कि ये इलेक्शन जो है इमरान खान साहब जो हैं वो जेल में बैठकर जीत गए। उनका क्या उन्होंने माजी में इस बारे में इजहार ख्याल किया, और उसमें उन्होंने कहा कि जी इमरान खान ने जेल में बैठ के और अवाम ने इमरान खान का साथ देकर फौजी रहनुमाओं को सख्त तरीन मैसेज दिया है और उनको शटअप कॉल दी है, और उन्होंने कहा कि ये पॉलिटिकल जो सिस्टम है इसको हिलाकर रख दिया है और बहुत बेचैनी पाई जाती है। उन्होंने ये भी कहा था कि अगरचे फौजी रहनुमाओं को उम्मीद थी कि ये इंतखाबात यानी कि 2022 इमरान खान की बरतरफी के बाद से बहुत आसानी से वो ये अचीव कर लेंगे और क्राइसिस ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उन्होंने कहा कि इससे सियासी बहरान पाकिस्तान में मज़ीद बढ़ गया इलेक्शन फरवरी 2024 के बाद। जो फौजी हुक्मरानों ने सोचा था वैसा नहीं हुआ, और इसलिए उन्होंने कहा कि जर्नैलों की पुष्ट पनाही के बगैर इलेक्शन में इतनी बड़ी कामयाबी माजी में कभी नहीं देखी गई, और इस फौलादी जो है इदारे को इमरान खान ही जैसा कोई बंदा शिकस्त दे सकता था। और उसमें उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली की तकरीबन 97% नशिस्तें जीत ली हैं, और उसके बाद फिर उन्होंने बताया कि जैसे ही उनका आता गया तो उसके बाद फिर जो है रिजल्ट तब्दील होते गए और रिजल्ट को स्लो किया गया। ये सारा कुछ उन्होंने उस वक्त आज ये वो आर्टिकल की सूरत में ये सारी चीज़ें सामने आ चुकी थी और जिसको वो सपोर्ट कर रही थी। तो ये टेमी ब्रूस का एक अप्रोच है। उन्होंने कहा कि इमरान खान की सियासी जमात के हामियों ने इलेक्शन फरवरी 2024 को पिशावर में रैली निकाली, जिसमें पार्लिमानी इंतखाबात के मुकम्मल नताइज के इजरा का मुतालबा किया गया, क्योंकि रिजल्ट रोक लिए गए थे, आपको मालूम है। तो उस वक्त ये सारी बातें की गई, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के कैद साबिक वजीर आजम इमरान खान की जमात ने इलेक्शन में सबसे ज्यादा नशिस्तें जीतकर मुल्क के ताकतवर जर्नैलों को सख्त मुसीबत में डाल दिया है, और उनको कहा है कि बस बहुत हो गया, अब आप वापस जाएं। और ये असल में उन्होंने कहा कि इमरान खान ने मिलिट्री लीडरशिप को जो है वो शिकस्त दी थी और इलेक्शन जीतकर वो आए थे। बाकी सब जमातें जो हैं वो इलेक्शन हार गई थी। तो ये सूरत हाल है टेमी ब्रूस की, और वो भी इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप की टीम का हिस्सा बन चुकी हैं। और अब आप अंदाजा कर सकते हैं कि अब सिर्फ रिचर्ड ग्रेनल नहीं, टॉमी ब्रूस भी हैं और मॉर्गन भी हैं। तो ये सब कुछ हो रहा है। जबकि दूसरी जानिब जी जो फेक न्यूज़ हैं उनका सिलसिला जो है वो बदस्तूर जारी और सारी है, और जाली खबरें फैलाकर कोशिश की जा रही है कि जाली खबरों के जरिए ये तासुर दिया जाए कि हमारी अमेरिका से भी बात हो गई है, हमारी सबसे बात हो गई है, लेकिन हकीकत यह है कि इनकी किसी से भी बात नहीं हुई और इनकी बात नहीं बन रही। और उसका हम देखते हैं पाकिस्तान में, उसका अगर हम अमली मुजाहरा देखें तो वो आपको मैं कुछ खबरें आपके साथ वो भी शेयर कर लेते हैं जो कि पाकिस्तान से जनरेट हो रही हैं। नंबर 1 जी, इमरान खान साहब से मुलाकात की इजाज़त जो है वो अभी तक दे तो दी गई है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने और मुज़ाकराती कमेटी ने मैसेज दे दिया है 2 और 2 4 की तरह। उन्होंने कहा कि जी हम मुलाकात करेंगे तो फिर मुलाकात होगी प्रॉपर मुलाकात होगी, और ऐसे माहौल में होगी कि जहाँ पे हमें अपनी बात खुलकर करने का मौका मिले। और जो माजी में मुलाकात करवाई गई वो एक छोटे से कमरे में थी, और वहाँ पे रिकॉर्डिंग हो रही थी, और साथ ही साथ सरकारी एहलकार, इंटेलिजेंस एजेंसी के लोग भी वहाँ पे मौजूद थे और वो भी सुन रहे थे। तो लिहाजा किसी के सामने एक पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल लीडर कैसे स्ट्रेटजी बना सकते हैं और मुस्तकबिल की हिकमत अमली कैसे तैयार कर सकते हैं, और फिर ये कि आपस में मुशावरत कैसे कर सकते हैं, जब तक उनको इस बात का नहीं दिया जाएगा, माहौल नहीं दिया जाएगा। लिहाजा उन्होंने कहा कि जी बाहर भी वहाँ पे लॉन भी है, सब कुछ है। तो सलमान अकरम राजा साहब ने भी कह दिया है, उमर अयूब साहब ने भी कह दिया कि अब हम अंडर प्रेशर नहीं हैं,
اگر ہمیں صحیح ماحول دیا جائے گا تو ہم ملاقات کریں گے، ادروائز ہم نہیں کریں گے، اور ورنہ پھر کوئی فائدہ نہیں ہے، مذاکرات رک بھی سکتے ہیں، یہ بات بھی کی ہے۔ دوسری جانب جی جو اطلاعات آ رہی ہیں اور مسلسل آ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کو بڑی بڑی آفرز کی جا رہی ہیں، اور لیکن عمران خان صاحب کوئی بھی آفر قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اب حکومت پریشان ہے، اور خاص طور پہ جاتی عمرہ بہت زیادہ پریشان ہے، اور وہ اس کی ٹوہ میں لگے رہتے ہیں کہ جناب آخر یہ ماجرا کیا ہے۔ تو ماجرا سمپل سی بات ہے، ماجرا واجرا کوئی بھی نہیں ہے جی، اور ماجرا یہ ہے کہ ظاہر اسٹیبلشمنٹ نے اور ملٹری لیڈرشپ نے عمران خان صاحب سے بات کرنی ہے یا ان کو کوئی آفر دینی ہے، تو وہ فارم 47 والوں کو، جو کہ ان کے ملازم ٹائپ لوگ ہیں، وہ ان کو کیوں اعتماد میں لیں گے؟ لہٰذا عرفان صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ ایسا کوئی پیشکش نہیں کی گئی، لیکن جو باقی انٹرنیشنل میڈیا بھی کہہ رہا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے اپنے لوگ بھی کہہ رہے ہیں، اب مجھے بھی ذاتی طور پر پتہ ہے کہ اس وقت بھی بات چیت بیک ڈور چینل پہ جاری ہے، اور معاملات ڈسکس کیے جا رہے ہیں، اور پشاور اور راول پنڈی کے درمیان باقاعدہ طور پہ ایک سروس چل رہی ہے، برق رفتار سروس چل رہی ہے، اور پیغام آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، بات چیت کی جا رہی ہے، آفرز کیے جا رہے ہیں، لیکن جب تک عمران خان صاحب سے ملاقات وہ کہتے نہیں ہوگی، اس وقت تک ہم ایسا کوئی نہیں کریں گے۔ ہماری عمران خان صاحب سے ہی خبریں شروع ہوں گی اور عمران خان صاحب کی ختم ہوں گی، وہ جو کہیں گے اس کے اکارڈنگلی چلیں گے۔ اور دوسرا یہ کہ جو اگلا ہے، ریمیٹنس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشانی ہے، اور اگر اوورسیز پاکستانیوں نے اپنے ریمیٹنس روک لیے اور اس میں کمی کر دی 30%، 10%، 15%، 20%، 25%، تو بھی پاکستان کی اکانومی کو، پاکستان کی حکومت کو دھچکا پہنچے گا، اور اس سے بڑا نقصان ہوگا۔ اس سے بھی بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس کا ڈیٹا شیٹا بھی اکٹھا کر رہے ہیں، اور لیکن ظاہر ہے جی لوگ اویئر ہیں سارے ماحول، اور پھر سسٹم کے اندر بھی، اداروں کے اندر بھی لوگ موجود ہیں جو کہ انفارم کر دیتے ہیں کہ جناب یہ نہیں ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، ایک اور خبر وہ ہے فوجی عدالتوں سے سزائیں اور سیولینز کی، اور اس کے بعد پھر اب ریکارڈ نہیں دیا جا رہا تاکہ وہ آگے جا کے اپلائی نہ کر سکیں، اپیلیں فائل نہ کر سکیں، اور جبکہ دوسری جانب 19 لوگوں کو وہ کہتے ہیں جی ہم نے بہت زبردست کام کیا ہے، ہم نے معاف کر دیا ہے، حالانکہ وہ معاف نہیں، 2 سال کی سروس تھی اور وہ سروس پوری کر چکے تھے، معافی شافی کوئی نہیں، ان سے درخواستیں لکھوائی گئی۔ حسان نیازی نے معافی مانگنے سے انکار کر دیا، اور بہت سارے قیدیوں نے معافی نامہ داخل کرنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا جی کہ ہمیں فیصلوں کی کاپی دیں، ہم آگے عدالت سے رجوع کریں گے اور وہیں سے ہم انصاف حاصل کریں گے۔ یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ ملاقات کی اجازت عمران خان صاحب سے اس طرح سے نہیں دی جا رہی جیسے کہ چاہیے تھی، اس کے لیے اس کی وجہ سے بھی جو ہے ماحول خراب ہو سکتا ہے۔ اور اڑان پاکستان، جو پاکستان کا پروگرام تھا جی اڑان پاکستان، وہ اڑان نہیں ہے بلکہ وہ ان کو کہنا چاہیے وڑان پاکستان۔ یہ وڑان پاکستان پروگرام جو ہے وہ تھا، کیونکہ کوئی بھی ان کے پاس ایسی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ کہہ سکیں کہ ان کی اکانومی بہتر ہو رہی ہے۔ اڑان پاکستان جو پروگرام ہے وہ بھی سیاست کی نظر ہوا ہے۔ اس بارے میں جو باخبر لوگ ہیں، شہباز رانا صاحب ہیں، وہ بھی بتا رہے تھے کہ اس میں پالیٹکس بہت انوالو ہوئی ہے، اور ادروائز اور کچھ نہیں ہے۔ تو بہرحال جی یہ سی چیزیں چل رہی ہیں اور یہ صورتحال ہے، تو دیکھتے ہیں۔ ہاں البتہ ایک اور جی خبر آپ کو بتا دوں کہ آرمی چیف عاصم منیر صاحب کے دفتر سے ریکارڈ جو ہے وہ چوری ہو گیا ہے۔ میں تو ہم یہی کہیں گے کہ چوری ہوا ہے، لیک ہوا ہے، لیک بھی ہوا ہے تو بہت ہی بڑی یہ واردات ہے۔ اور کس نے کیا؟ کیا آرمی چیف عاصم منیر صاحب ان کے علم میں تھا یہ سارا ریکارڈ؟ کیونکہ کچھ سیاسی قیدیوں کی جو کہ 9 مئی کے تھے، ان کے جو معافی نامے ہیں وہ سوشل میڈیا کو بھیجے گئے اور اینکرز کو بھیجے گئے، اور انہوں نے پھر آگے پھیلائے، اور یہ ایک سیکرٹ ڈاکومنٹ تھا جو کہ لگا ہوا تھا اس ٹرائل کی فائل میں، جو کہ فوجی عدالتوں نے ٹرائل کیا ہے اور جن لوگوں کو جیل بھیجا ہے ان کی فائلوں میں یہ کاغذات لگے ہوئے تھے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی آرمی چیف کے آفس سے بھی اگر اس طریقے سے چیزیں لیک کی جا رہی ہیں اور چوری ہوں گی، اور پھر
سرکاری ترجمان جو ہیں وہ اس کو لے کر چل رہے ہیں، تو آپ خود اندازہ کر لیں کہ پھر سوالات تو اٹھتے ہیں کہ یہ کیسی شیطانی میڈیا ہے اور ڈیجیٹل دہشت گردی ہے اور سیاسی دہشت گردی ہے کہ جو سرکاری سچ اور سرکاری جھوٹ بولیں اور انتہائی آرمی چیف کے آفس سے چیزوں کو لیک کریں اور آرمی چیف کے آفس سے چیزیں لیک ہو گئے میڈیا کی زینت بنے، تو خود سوچ سکتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ تو بہرحال جی، فی الوقت اتنا ہی، باقی خبریں انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔